पिछले क्लास में हमने आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ था, जिसमें टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने थे कि आपके सिलेबस में अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो उसके बारे में जिक्र किए थे, जिसमें 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ना था। उस यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना था उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ था। आज आपका क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री में। और फर्स्ट यूनिट में आपको जो पढ़ने के लिए है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने के लिए है। यूनिट फर्स्ट जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट का जो नाम हो गया, जो यूनिट का नाम हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स में क्या होता है, एटम्स क्या है। ठीक है, एटम्स किन किन कंपोजिशन से बनता है, यानी कि किन किन चीज़ों से एटम्स बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में जब देखेंगे तो आपका रासायनिक बंधन के बारे में देखेंगे, वो आपका देखेंगे कि केमिकली रिएक्ट करके एटम जो है ना केमिकली रिएक्ट करके कैसे बॉन्ड को बनाता है, कैसे बंधन को बनाता है, जिसमें आपको हम उस दिन भी बताए थे, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे, जिसमें 4-5 तरीके का बॉन्डिंग पढ़ने के लिए था। कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर, ये सब बारे में पढ़ने के लिए था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें सबसे पहले आपको एटम के बारे में पढ़ने के लिए। एटम क्या होता है, तो एटम जो होता है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर का, ठीक है ना, या एलिमेंट भी कह सकते हैं, कोई भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। एटम, ठीक है। एटम में थोड़ा सा और भी यहाँ पे लिखा हुआ कि जो एटम जो होता है ना वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है ना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है या प्रतिक्रिया होगा, उसमें एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एटम्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, एटम्स जो है ना वो भाग लेता है। एटम्स तो देखने की एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। अब इसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ये क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या होता है, तो उसके बारे में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग, जैसे में पार्टिकल्स होता है ना उसके सब पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। जो सब पार्टिकल्स ऑफ एटम होते हैं उसी को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रोटॉन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम आपको सबसे पहले बता दें कि ये 3 मिल करके जो आपका ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है, ये 3 मिल करके एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटम से भी छोटा होता है, लेकिन ये पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट में नहीं गिन सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके एटम का फॉर्मेशन करते हैं, या एटम जो है ना बनता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो एटम्स में नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा एटम्स में उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। प्रोटॉन क्या होता है, तो जो एटम में पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। चार्ज तो समझ रहे हो, यानी कि ये नेगेटिव आयंस को कैरी करेगा और ये पॉजिटिव आयंस को कैरी करेगा। और ये जो आपको होता है न्यूट्रॉन, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन होता है ना वो जीरो होता है। जीरो कहने का मतलब ना तो ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ना ही ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, अब इसमें और भी थोड़ा सा देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये हमने बता दिया कि ये जो है ना एटम्स बनता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन करके बनता है। लेकिन एटम जब बनता है तो वो बनता कैसे, एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटम बना हुआ कैसा होता है। एटम्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो एटम बना हुआ कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना वो एक एटम्स के सेंटर में होते हैं। ये आपका सेंटर समझ लीजिए एटम का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका सेंटर में होगा एटम्स।
ठीक है। अब उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाद हम लोग उसमें देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना सेल होता है, यानी कि इसको ऑर्बिट भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। ये आपका मानिए कि सेल है या ऑर्बिट है। किसका ऑर्बिट है? ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब ऐसे रास्ता होता है, ठीक है। तो अब ये किसका ऑर्बिट है? इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट है। अब इसमें क्या रहेगा? तो ये जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ये जो है आपका नेगेटिव चार्ज के साथ मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कैसे चार्ज के साथ? नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है ना। इसमें भी आप ले सकते हैं, सारे जगह पे आप इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना सेंटर ऑफ द एटम में रहेगा, मतलब एटम के बीच में केंद्र में रहेगा, और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट बनता है, रास्ता रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है जो आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिसमें हमने यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो चार्ज के बारे में हम लोग देख लिए। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा खोजा गया था, कौन से साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को खोया था? तो सब इसमें जो आपका नाम जो दिख रहा होगा ये है जे थॉमसन। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खोजा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था, जो आपका 1897 में डिस्कवर किया गया था इलेक्ट्रॉन को, जे थॉमसन के द्वारा। ये भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। आपका प्रोटॉन का डिस्कवर जो हुआ था वो रदरफोर्ड के द्वारा हुआ था, ठीक है ना, जो आपका 1900 ईयर्स में हुआ था। अब थोड़ा सा इसमें एक क्या है कि जो प्रोटॉन जो है ना, ये जो नेम दिया गया, ये जो है ना इनके द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था 1900 में। लेकिन जो इसका प्रोटॉन जो नेमिंग हुआ, इससे पहले ही प्रोटॉन जो है ना आपका प्लस जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, यानी कि प्लस वाले आयंस को कैरी कर रहा है ये, तो प्लस वाला आयंस का इससे मतलब प्रोटॉन जो नाम पड़ा, इससे पहले ही ये प्लस वाला आयंस का डिस्कवर हो गया था। लेकिन ये जो प्लस वाला आयंस हो गया, मतलब पॉजिटिव आयंस हो गया, उसका नेम नहीं मिला था, नाम नहीं मिला था प्रोटॉन के रूप में। सिर्फ इनका काम क्या था, ये जो खोजा हुआ था पॉजिटिव आयंस, इसको इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, और उसी नेम को जो है ना 1900 में बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा। आपको देखने के लिए वो डीपली इसमें देखेगा तो प्रोटॉन का डिस्कवर तो ऐसे जनरली आपको कहीं पे भी रदरफोर्ड के द्वारा देखने को मिलेगा, लेकिन जो ये पॉजिटिव आयंस, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है ना। सबसे पहले ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर किया था पॉजिटिव आयन। सिर्फ इन्होंने जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ना, इसका नाम दिए थे प्रोटॉन, ठीक है, जो आपका 1900 में डिस्कवर किया गया था, 1900 ईस्वी में डिस्कवर किया गया था। अब न्यूट्रॉन का डिस्कवर देखेंगे यहाँ पे। न्यूट्रॉन का डिस्कवर कब हुआ था? तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर जो है ना जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जो आपका है 1932 में डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम होते हैं, यानी कि सब पार्टिकल्स ऑफ द एटम कहेंगे इसको, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में है। एटम जो बना हुआ होता है, ये तीन मिलकर के बना हुआ होता है, जो आपका वहां पे हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आपको देख रहा होगा, न्यूट्रॉन भी दिख रहा होगा, प्रोटॉन भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा होगा। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है, जिसमें ये तीन सब पार्टिकल्स को मिला करके एटम्स को बनाया गया, और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स को कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में आपका पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज लेकर के कैरी करता है, लेकिन वो कितना नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, यानी कि जो आपका उसमें होता है ना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितना होता है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना -1.6 इंटू आपका 10 टू द पावर -19, 10 की पावर -19 कूलम जो होता है ना वो आपको उसमें एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कितना एनर्जी चार्ज करता है या एनर्जी लेकर के चलता है, जो आपका -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन के बाद क्या था, प्रोटॉन। प्रोटॉन ये कितना चार्ज को कैरी करता है, प्रोटॉन के बारे में देखें तो प्रोटॉन कितना चार्ज को कैरी करता है। तो प्रोटॉन जो होता है ना वो होता है प्लस वाला चार्ज होता है, जिसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर आपका ये होता है -19 कूलम, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है ना। कूलम आपको पता होगा, ये आपको जो है ना एनर्जी को कैरी करता है, चार्ज को कैरी करता है, उसमें यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका जो होता है ना ये न्यूट्रॉन ये जो होता है ना ये जीरो हमने आपको चार्ज के बारे में बताया था। ये जो है ना न्यूट्रॉन होता है वो जीरो चार्ज को लेकर के जाता है, ना ही नेगेटिव ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ये होता है। तो नेगेटिव वाला इतना कूलम को कैरी करता है, ठीक है ना, इतना चार्ज को कैरी करता है, और आपका पॉजिटिव वाला इतना चार्ज को कैरी करता है। सिर्फ इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ठीक है। ये आपका तीनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में या कितना चार्ज कैरी करता है उसके बारे में हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें और भी देखेंगे, हम लोग डीपली जाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको इसके मास के बारे में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन में कितने मास होते हैं, प्रोटॉन में कितने मास होते हैं, और आपका न्यूट्रॉन में कितना मास होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक आपका जो है ना एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। आपका एटॉमिक मास यूनिट और केजी दोनों यूनिट में इसको हम लोग जो है ना इसके वेट को यानी कि मास को हम लोग करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए मास के बारे में लिख देते हैं, मास, इसकी यूनिट्स जो होती है ना ये यूनिट्स के बारे में लिख देते हैं। ठीक है। यूनिट्स में आपको क्या होता है, केजी में भी ये लिख सकते हैं, और AMU जिसको हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, ये होता है मास। अब हम लोग ये तीनों के मास के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको केजी में भी हम आपको बता देंगे और AMU में भी हम आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बारे में बतलाएंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले अगर एक यूनिट देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के एक यूनिट का देखते हैं तो उसका कितना मास होता है उसमें देखेंगे। अगर केजी वाले में हम लोग देखते हैं तो आपको उसमें मिलेगा 9.108, ये जो होता है ना 9.108 और 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक है ना। ये आपका किस में हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये जो मास हो जाएगा वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का। ये मास आपका इलेक्ट्रॉन का है, किसमें है, केजी में है। लेकिन अब इसी को हम लोग अगर देखते हैं तो आपका AMU सिस्टम में देखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम में देखेंगे तो इसमें है 0.0005468 AMU में होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का जो है आपको केजी में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका इतना मास होता है, और इसका AMU में देखते हैं तो इतना मास होता है। दूसरा आपको हम लोग प्रोटॉन का अगर एक यूनिट के देखते हैं तो प्रोटॉन का एक यूनिट देखेंगे तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर आपका हो जाएगा इसमें -27 केजी। ये आपका किसका हो गया, प्रोटॉन का हो गया, जो आपको केजी में दिख रहा होगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -227 केजी। पावर आपका यहाँ पे दोनों में माइनस में है, जिसमें 27 केजी लिखा गया है। और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो 1.000272 AMU में लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया प्रोटॉन का।
अब इसका लास्ट जो है ना न्यूट्रॉन का देखेंगे, न्यूट्रॉन का देखते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है ना वो लगभग यानी कि कह सकते हैं कि प्रोटॉन के लगभग यानी कि अप्रोक्स जो है ना इक्वल चार्ज कैरी, इक्वल मास जो है ना वो कैरी करता है। इसको कैसे देख सकते हैं, तो जब इसका यूनिट इसमें देखेंगे तो इसमें लिखेगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg है कि नहीं। इसमें इक्वल लगभग की बात बताए थे कि लगभग जो है ना इक्वल रहेगा, इसका मास जो है ना वो लगभग आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा जी। देखिए 1.67 तक इक्वल है, सिर्फ ये जो है ना 0.002 का है इसमें अंतर। आपका पावर वाला भी आपका से है -27 kg है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको अगर AMU में देखेंगे भी तो उसमें भी थोड़ा सा तो 1.00 लिख करके और आपका 866 करके आएगा AMU, ठीक है। ये आपका होता है, ये आपका होता है। सॉरी देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 72-76 होता है यूनिट इसका, ठीक है ना। ये आपका यूनिट इसका ये होता है 72-76, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉन का केजी में हम लोग देख लिए मास, एटॉमिक मास यूनिट में देख लें तो 0.000546 AMU होता है। प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया, और इसका AMU में देख लें तो 1.007276 AMU होता है। न्यूट्रॉन का देख लिए तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका AMU यूनिट में देखेंगे तो 1.008665 AMU यूनिट आपका होता है। ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग कह सकते हैं कि मास जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा वो जो देखेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू यानी कि जो मास वैल्यू सेम होता है, उसको हम लोग एक टर्म जो आता है यानी कि वो डेल्टन, ठीक है ना। डेल्टन जो एक टर्म होता है या 1 डेल्टन इसको हम लोग कह सकते हैं। डेल्टन क्या है, एक साइंटिस्ट का जो है वो नाम है जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो लगभग जो है ना सेम मास का होता है। अप्रोक्सीमेटली जो मास होते हैं वो सेम होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वो किसके द्वारा बताया गया था, डेल्टन एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा बताया गया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया कि 1 डेल्टन। यानी कि एक यूनिट का अगर देखेंगे, एक यूनिट 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके यानी कि मिला यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया, ये जो दोनों होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं उसका हम लोग 1 डेल्टन भी कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो होता है ना 1 यूनिट का जो होता है वेट आपका इसमें सारा कुछ इक्वल मिलेगा, उसका हम लोग 1 डेल्टन के नाम से भी जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों जो आपका सब यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, उनके बारे में देख लिए, उनके चार्ज के बारे में देख लिए, उसके मास के बारे में देख लिए। अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में देखें। एटॉमिक नंबर होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका मिलेगा उसमें एटॉमिक नंबर, जिसमें एटॉमिक नंबर होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ में कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज नॉन एज एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। यानी कि कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस ऑफ एटम में। न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, जो आपका न्यूक्लियस जो सेंटर में N और P जो जोड़ करके बनाए थे, तो वही न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन मतलब कितना प्रोटॉन की संख्या है एक एटम्स में, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर।
एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, या एटॉमिक नंबर का जो होता है ना वो डोनेशन साइन होता है जेड। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डोनेट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डोनेट करते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड जो हम दिखाए थे कि आउटसाइड ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो होता है आउटसाइड मतलब एक ऑर्बिट पे आउटसाइड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटसाइड होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हम लोग कह सकते हैं उसको, यानी कि एटम्स के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस का जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट जिसमें होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में देखते हैं। अब इसके बाद आपको मास नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या? मास नंबर। मास नंबर, तो मास नंबर क्या है इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मास नंबर के बारे में, तो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in a atoms is known as mass number। क्या बताया कि जो आपका सम होगा, किसका सम होगा? सम ऑफ एन एंड पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा एक एटम्स में, उसको हम लोग मास नंबर के रूप में जानते हैं। क्लियर? मास नंबर आपका होगा सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर के मास नंबर होता है। यानी कि एक मास नंबर को अगर हम लोग लिखते हैं तो बताएंगे कि मास नंबर जब भी हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर समझ लेते हैं तो मास नंबर लिखते हैं कि किसी भी का मास नंबर लिखें तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो मिल करके क्या बनाएगा? आपका मास नंबर बनाएगा। और मास नंबर को हम लोग ए के सिंबल से डोनेट करते हैं। मास नंबर को हम लोग ए के सिंबल से डोनेट करते हैं। और मास नंबर जो होते हैं ना वो अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं ना एक एटॉमिक मास का जो जिसको कहते हैं AMU या अमाउंट एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसके इक्वल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको मास नंबर इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिखने देखने के लिए मिलेगा जिसका मास नंबर को यहाँ पे ए से डोनेट करते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि एन प्लस पी का समीशन देखने को मिलेगा। ये आपका सम, ये आपका मास नंबर हो गया। ठीक है ना, जिसको हम लोग ए से डोनेट करते हैं। अगर मास नंबर दे रखा है आपका यहाँ पे ए इक्वल टू हमने देखा एन प्लस पी होता है, 10 न्यूट्रॉन को डोनेट कर रहा है, पी आपका प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम करके निकालेंगे। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन को इधर ही रहने देते हैं, यानी कि n इक्वल टू ए माइनस पी भी लिख सकते हैं। आपका यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इक्वल टू ए माइनस पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल जाएगा। और इसको हम लोग इंडिकेशन मार्क में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ आपका जो हो जाएगा ना एटॉमिक नंबर को हम लोग, यानी कि एक एलिमेंट को हम लोग, ये जो निकला आपका एटॉमिक मास नंबर, और जो आपको हम लोग इसमें बताएं एटॉमिक नंबर जो जेड होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जो किसी भी चीज का सिंबल में देखेंगे, अगर एलिमेंट का सिंबल देखेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका सिंबल का यहाँ पे नाम रहेगा, उसके नीचे आपको ये वाला मिलेगा लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका जेड का वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर का वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे मास नंबर इसके ऊपर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका मास नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑक्सीजन का ही देख ले तो ऑक्सीजन बीच में, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन का ये सिंबल ओ हो गया और इसके नीचे उसका क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, उसके एटॉमिक नंबर को हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो जेड के रूप में हम लोग दिखाए हैं, और यहाँ पे मास नंबर उसके लिखा हुआ ऊपर में ऐसे मिलेगा। ये आपका हो गया ऑक्सीजन का जो बताया कि ऐसे हम लोग उसको लिख सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है Na होता है सोडियम का, जिसमें आपका हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए आपका Na, ये आपका सोडियम का हो गया, सोडियम का हो गया। अब एटॉमिक नंबर इसका क्या लिखेंगे? तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है,
ये आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखती है, ठीक है ना। और इसका जो मास नंबर होता है वो आपका 23 होता है, तो ये हम 23 मास नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका इंडिकेट यानी कि कैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो उसमें आप देखे होंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल यानी कि शॉर्ट में जिसको सिंबल कहते हैं वो सिंबल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और जो नीचे में एक नंबर देखने को नंबर जैसा वैल्यू देखने को मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और जो ऊपर में मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट का हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो हम लोग निकाल लिए, तब यहाँ से हम न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितना आपका क्या कह सकते हैं, इसको एटॉमिक नंबर होता है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि कह सकते हैं इसका हम लोग अगर सोडियम का देखें तो ये तो आपका सोडियम का क्या हो गया, एटॉमिक मास आपका, जिसको हम लोग ए से डोनेट किए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका अगर देखें तो सोडियम का, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 23 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन के बारे में हम पीछे अभी आपको जस्ट बताए थे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन आपका कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी आपका 11 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना लगभग सेम होता है संख्या में, उसका देखेंगे तो ये सेम होता है। अब इसके बाद n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू, यानी कि n किसका, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या में हम क्या यहाँ बताएं कि a माइनस पी, तो a का वैल्यू कितना होता है 23 और p का वैल्यू कितना है -11। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आपको फाइंड आउट करके आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 12, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, वहां पे न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। यानी कि एक सोडियम जिसको Na से डोनेट करते हैं, ये आपका सोडियम का जो हो गया, ये टोटल का टोटल मास नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या दे रखा, तो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में या कुछ एलिमेंट्स का मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल करके आएंगे, ठीक है ना। कुछ हम एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3-4 एग्जांपल आपको देते हैं, जिसमें आपका रहेगा एल्युमिनियम का निकालने के लिए, ठीक है ना। एल्युमिनियम के बाद आपको कैल्शियम का रहेगा निकालने के लिए, ठीक है। कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन का ही निकाल ले दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना आप ये 2-3-4 निकाल करके लाइएगा, ये आपका वर्क रहा। इसके बाद नेक्स्ट का क्लास में हम लोग देखेंगे।